उदाहरण 4 है यहाँ पर। गंगा और जमुना की साझेदारी पीढ़ी की तारीख 31/3/2017 की सकल तलपट निम्नानुसार है। उसमें सबसे पहले हमको देखो इधर जमा बाकी दी हुई है और उधार बाकी दी हुई है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ समायोजन दिए हैं। पहला टोटल 9 समायोजन है, तो उनको हम सबसे पहले क्या करेंगे, अकाउंट ड्रॉ करते हैं और समायोजनों को टिक मार्क करके उनकी बाकियों को लिखेंगे। तो स्टेप 1 में समायोजन टिक करते हैं अपना। अंतिम स्टॉक की कीमत 28,600 है, परंतु उसमें से 20% बाजार की माल कीमत 10% अधिक है, तो अंतिम स्टॉक कहीं टिक मार्क होता नहीं है। इसका सॉल्यूशन हम बाद में करेंगे। सेकंड नंबर है साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना है, तो पूंजी को टिक मार्क करेंगे हम। पूंजी कहाँ मिलेगी, हमको जमा साइड में मिलेगी, वहाँ 2 नंबर टिक मार्क करना है। उसके बाद में प्रत्येक साझेदार को वार्षिक बोनस देना, जो यहाँ कहीं होगा नहीं, उसको हम बाद में करेंगे। तीसरा नंबर है डूबत ऋण अनामत इतनी रखनी है और बट्टा अनामत, तो डूबत ऋण और डूबत अनामत और देनदार इन सबको टिक मार्क करना है 3 नंबर। डूबत ऋण ये रही देनदार के ऊपर, दोनों को टिक मार्क करना है। डूबत अनामत सामने की साइड में है, तो तीनों को टिक मार्क करेंगे हम 3 नंबर से। दूसरा काम देनदार। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर मकान और यंत्र पर घिसाई, तो मकान और यंत्र कहाँ है, देखो ये रहे इस साइड में हमारे, कहीं मकान लास्ट में और यंत्र भी लास्ट में। चौथा नंबर है, तो हम चौथे नंबर पे दोनों को टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5वां नंबर का समायोजन 4,000 की उधार खरीदी बही में नहीं लिखी है, तो परंतु अंतिम स्टॉक में उसका समावेश हो गया है, तो 5वां नंबर का हम खरीदी को टिक मार्क करेंगे और लेनदार को टिक मार्क करेंगे। लेनदार हमारे पास कहाँ होंगे, जमा साइड में होंगे, तो 5वें नंबर पे 2 चीज़ हमारी टिक मार्क होंगी, खरीदी और लेनदार। छठा नंबर कमीशन मिलना बाकी है, तो देखो कहीं कमीशन है जमा साइड में, मिलना बाकी से जमा साइड नहीं है, तो नहीं टिक मार्क होगा। ऑफिस खर्च चुकाना बाकी है, तो ऑफिस खर्च को हम टिक मार्क करेंगे यहाँ पर 6ठा नंबर, ठीक है। उसके बाद में हाँ 6ठा नंबर टिक मार्क करना है। उसके बाद में 7वां नंबर है विनियोग की कीमत। विनियोग की कीमत 12,000 निश्चित हुई है, अंतर की रकम समायोजन सामान्य अनामत खाते ले जानी है, तो विनियोग और सामान्य अनामत दोनों को टिक मार्क करेंगे। अनामत है वो जमा बाकी मिलेगी हमारी, और विनियोग है वो हमारे संपत्ति मिलेंगे, यंत्र के ऊपर है तीसरे नंबर पे नीचे से 7वां नंबर। उसके बाद में कर्मचारी को लोन दी थी जो वेतन खाते उधार की गई, तो वेतन को टिक मार्क करेंगे हम, वेतन नंबर 8 पर टिक मार्क होगा हमारा, ठीक है। ऊपर ऊपर उधर उधर। उसके बाद में और कोई टिक मार्क यहाँ पे है नहीं, सारे समायोजन हमने यहाँ टिक कर दिए हैं। अब क्या करना है, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, अकाउंट ड्रॉ करना होता है, तो अकाउंट देख लेते हैं हमारे पास में है या नहीं सारे ड्रॉ। तो अकाउंट ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर देखो सबसे पहला अकाउंट हमारे पास क्या है, व्यापार खाता बनाना होता है, तो व्यापार खाता लिखेंगे। उदाहरण हमारा ये 4 गंगा और जमुना, पहला है व्यापार खाता, ऊपर लिखना है हमको हर एक के ऊपर गंगा और जमुना की साझेदारी पीढ़ी का 31/3/17 तारीख 31/3/2017 के रोज पूरे होते वर्ष का व्यापार खाता। खाली नहीं लिखने का खाता के व्यापार खाता नहीं नीचे चलेगा, आगे चलेगा वैसे। ये सब लाइन में आ जाए तो चलेगा। ओके। विवरण रकम रुपए, विवरण रकम रुपए, ठीक है। इस साइड में जमा होता है और इधर उधार, ये हमको सब लिखना है। यही कि ये सारी चीज़ें हमको इनके ऊपर भी लिखनी पड़ेंगी। ये हमारा क्या है, लाभ हानि खाता। कौन सा है दूसरा नंबर का खाता, लाभ हानि खाता। उसके बाद में यहाँ विवरण रकम रुपए, विवरण रकम रुपए, इस साइड जमा और यहाँ उधार लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या, लाभ हानि वितरण खाता, वही विवरण रकम रुपए, विवरण रकम रुपए, जमा उधार।
यहाँ पर हमारा पूंजी खाता है। सब पता कैसे चलेगा चालू खाता है कि पूंजी कहीं इसमें चालू खाते का नाम आया है कहीं भी? आया है। तो ये हमारा पूंजी खाता नहीं बनाकर क्या बनाएंगे, इसको हम चालू खाता बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सकल तलपट के अंदर चालू खाता लिया है तो ही हमारे यहाँ चालू खाता बनाना है बस। विवरण गंगा और जमुना, तो G फॉर गंगा, J फॉर जमुना, ठीक है। फिर G J, इस साइड जमा जी और यहाँ उधार। लास्ट में हमारी क्या बनती है, पक्की तलपट। इधर होता है पूंजी दायित्व, रुपए और संपत्ति लेना, रकम रुपए, ठीक है। ये हमने अकाउंट से ड्रॉ कर दिए, उनके नाम लिख दिया है। अब क्या करना है हमको, बाकियाँ जो दिए सकल तलपट की, उन बाकियों को हम इन खातों के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हमको दी हुई है पूंजी। देखो पूंजी खाता हमने बनाया नहीं है, तो पूंजी खाते को हम डायरेक्टली आर्थिक चिट्ठे में लिख देंगे जब चालू खाता दिया हो तब। पूंजी कितनी दी हुई है हमारे पास, यहाँ पर गंगा जमुना की पूंजी 30,000 और 36,000 दी हुई है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पूंजी 30,000 36,000 गंगा और जमुना की, तो लिखेंगे गंगा जमुना 30,000 36,000, टोटल होता है 66,000। तो हम उसको बाहर के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसका मम्मी का है, अब अपने सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है चालू खाता। चालू खाते की दोनों ही हमारे को जमा बाकी दी हुई है, तो हम लिखेंगे चालू खाते के जमा में, चालू खाता का है हमारा ये रहा, तो चालू खाते की जमा में लिखेंगे शेष आगे लाए। रकम कितनी दी हुई है देखो 3,000 और 2,400, तो हम लिखेंगे गंगा में 3,000 और जमुना में 2,400। आगे बिक्री, व्यापार खाते के जमा में, व्यापार खाता ये रहा, उसके जमा में लिखेंगे हम कितनी दी हुई है रकम देखो 1,84,000। उसके बाद में नेक्स्ट माल वापसी, यानी कि ये जमा साइड दिया हो तो इसको क्या बोलते हैं, खरीद वापसी। जमा में दिया खरीद माइनस खरीद वापसी हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये माल वापसी जमा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, खरीद वापसी। तो 1,200 रुपये दिया, उसको हम यहाँ माइनस करेंगे खरीदी में से। उसके बाद में डूबत अनामत दिया हुआ है, तो इसकी पूरी हमारी फॉर्मेट बनता है टाट। तो डूबत ऋण प्लस डूबत अनामत, सॉरी डूबत ऋण, डूबत अनामत और माइनस डूबत अनामत। T4 ट्रायल बैलेंस शीट, A4 एडजस्टमेंट, A4 एडजस्टमेंट एंड लास्ट T4 ट्रायल बैलेंस शीट। यहाँ जो हमको दिया है कच्ची तलपट का डूबत अनामत है, तो डूबत अनामत कच्ची तलपट यानी T कितना दिया हुआ है 6,000, तो यहाँ माइनस 6,000 हम करके लिखेंगे। उसके बाद में लिखा हुआ बैंक लोन, ये पेड़ी का दायित्व होता है, इसको पूंजी दायित्व के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बैंक लोन। कितनी रकम दी हुई है, तो 13,500 बैंक लोन है, तो वो लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद में लेनदार दिए हुए हैं, तो लेनदार भी पेड़ी का दायित्व है, तो लेनदार भी हम यहीं लिखेंगे। टिक मार्क है इसलिए अंदर की साइड में लिखा है, और रकम दी हुई है 36,000 रुपये, तो हमने 36,000 रुपये यहाँ पर लिख दिया है। देनी हुंडी पेड़ी का दायित्व है, तो देनी हुंडी लिखेंगे यहाँ पर। बिल्स पेएबल 1,800 डायरेक्टली बाहर जाएंगे। उसके बाद में ली लोन है, तो वो भी यहीं आएगा। कितनी है रकम देखो इसकी 4,000, तो 4,000 हम डायरेक्टली बाहर लिखेंगे। सामान्य अनामत पेड़ी का ये अनामत है, तो ये भी यहीं पर ही आएगा, लेकिन टिक मार्क है तो हम टिक मार्क करके ही लिखेंगे अंदर के कॉलम में 9,600। तो ये हमारा एक जमा साइड है सकल तलपट का, वो पूरा हो गया है। इसके बाद में हम करेंगे क्या, उधार बाकी दी हुई हैं उनकी शेष को हम अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले दी आरन, ये कहाँ आएगा, चालू खाते के उधार में। कहाँ आएगा, चालू खाते के उधार में।
लिखेंगे आहरण खाता 12,000 और 12,000 दोनों का सामान दिया है तो हम दोनों का 12,000 लिखेंगे। उसके बाद में खरीदी दी है व्यापार खाते के उधार में 1,04,000। माल वापसी उधार में लिखा हुआ है तो ये हमारी बिक्री वापसी होगी। बिक्री में से माइनस करके लिखेंगे बिक्री वापसी 1,600। कितना 1,600 1,600 को वहाँ लिखनी है। माल का स्टॉक है और ब्रैकेट में लिखी हुई है 1/4 यानी कि शुरुआत की तारीख है तो हमारा प्रारंभिक स्टॉक होगा। व्यापार खाते के उधार में लिखेंगे प्रारंभिक स्टॉक 16,000 दिया है तो 16,000 सीधा बाहर के कॉलम में लिखेंगे। वेतन है ये हमारे खर्च है तो लाभानी खाते के उधार में आएगा। वेतन 18,000 है तो टिक मार्क किया हो तो हम अंदर के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद में ऑफिस खर्च है ये भी यहीं पर आएगा, खर्च है इसके लिए। कितना है 9,000 टिक मार्क है इसलिए अंदर के कॉलम में और 1 लाइन स्पेस। आवक माल गाड़ी भाड़ा व्यापार खाते के उधार में आएगा। खरीदी से संबंधित खर्च है इसके लिए आवक माल गाड़ी भाड़ा। रकम कितनी दी है इसकी 3,000 है तो 3,000 हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जावक माल गाड़ी भाड़ा ये हमारे लाभानी खाते के उधार में आता है तो वहाँ लिखेंगे जावक माल गाड़ी भाड़ा। कितना है 4500। दो बतरीन हमने टाट बना के रखी है उसमें टी यानी कि ट्रायल बैलेंस शीट वो लिखेंगे 1400 दिया है तो 1400 लिखेंगे। देनदार ये पेड़ी की संपत्ति में आते हैं तो संपत्ति में लिखेंगे देनदार 67,000 दिया है तो 67,000 लिखेंगे और 3 से 4 लाइन यहाँ लीव करेंगे हम। लेनी हुंडी ये भी हमारी संपत्ति आती है तो लेनी हुंडी यहाँ पर लिखेंगे। रकम कितनी दी हुई है 2,000 तो सीधा बाहर के कॉलम में कोई टिक मार्क नहीं है इसके लिए। हाथ पर रोकड़ यानी कि हमारी रोकड़ शेष होती है वो भी एक संपत्ति है तो यहाँ पर लिखेंगे हाथ पर रोकड़ यानी कि रोकड़ शेष। कितनी दी है 3400 सीधी बाहर के कॉलम में। बैंक शेष ये भी वहीं आएगी क्योंकि ये उधार में दी है। अगर जमा में दी होती तो बैंक और ड्राफ्ट मानकर हम उसको दायित्व में लिखते, लेकिन उधार में इसलिए हमारे बैंक शेष गिना जाएगा और ये संपत्ति में लिखेंगे। विनियोग पेड़ी का ये संपत्ति है। विनियोग की रकम कितनी दी है 14,000 तो 14,000 हम यहाँ लिखेंगे। एक लाइन छोड़ेंगे क्योंकि टिक मार्क है। यंत्र ओके 30,000 है तो 30,000 ऑफिस यंत्र और यंत्र कोई भी हो सकता है देख लेना। मकान 24,000 का है टिक मार्क है इसलिए 1 लाइन लीव यहाँ भी करेंगे हम। इज इट ओके। अब हमारी उधार साइड की जो बाकियाँ थी वो भी सारी हो चुकी हैं। अब अपने को एक एक करके समायोजनों की असर देनी है, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट है। समायोजन में लिखा है कि अंतिम स्टॉक की कीमत 28,600 है परंतु उसमें से 20% माल की बाजार कीमत 10% अधिक है। अधिक है तो क्या करेंगे अधिक है तो कुछ नहीं करेंगे तो यहाँ पर हम 28,600 से इसकी असर देंगे। 2 असर होंगी तो अंतिम स्टॉक की 2 असर कहाँ कहाँ होती है जमा में और एक पक्की तलबट की संपत्ति दायित्व। तो 2 असर होंगी। एक हमारी संपत्ति पक्ष में होगी तो लिखेंगे अंतिम स्टॉक 28,600 का दिया है तो हम 28,600 ही यहाँ पर लिखेंगे। इसकी दूसरी असर व्यापार खाते के जमा में होगी तो व्यापार खाता ये रहा हमारा, वहाँ हम जमा में लिखेंगे अंतिम स्टॉक 28,600 पूरा, ठीक है। जो बाजू में हमको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन के लिए दिया वो नहीं होगा क्योंकि वो अधिक के लिए और हम अंतिम स्टॉक में कम होता तो कैलकुलेशन करते गणना करते, लेकिन अधिक है तो कोई गणना करेंगे नहीं। चाहे वो 20% बोला हो चाहे 50% बोला हो। कम बोला होता तो हम सब कुछ करते, अधिक बोला है तो कोई गणना होगी नहीं। दूसरा नंबर हमको बोला है साझेदारों को पूंजी पर 5% ब्याज देना है। पहले इतना देखते हैं। साझेदारों को पूंजी पर 5%, तो उनकी पूंजी पर ब्याज हम कहाँ लिखते हैं यहाँ पर चालू खाते के अंदर लिखेंगे तो लिखेंगे पूंजी पर ब्याज,
ठीक है। अब उनकी पूंजी कितनी थी तो देखो वो हमको यहाँ दिखेगी 30,000 और 36,000। तो 5% करना है, 30,000 का 5% 1,500 होगा और 36,000 का 5% 1,800 होगा। तो दोनों का ब्याज हम यहाँ लिखेंगे 5%, 1,500 और 1,800। कैसे गिना तो दोनों की पूंजी की शेष हमारे पास आर्थिक चिट्ठे में लिखी हुई है, उन दोनों का हमने 5% करके देखा तो इतना इतना आया। ठीक है। अब इसकी दूसरी असर हम कहाँ देंगे चेतन? पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज की असर होगी हमारी लाभानी वितरण खाते के उधार में। दूसरी असर इसकी कहाँ होगी? यहाँ से यहाँ पर। तो लिखेंगे पूंजी पर ब्याज। कौन कौन है? गंगा और जमुना। तो 1,500 और 1,800 दोनों का है। टोटल करके लिखेंगे हम कितना आएगा? 3,300। डन। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसी संयोजन में कुछ आगे और लिखा हुआ है, देखो। साझेदारों पर पूंजी पर ब्याज कर दिया। अब प्रत्येक साझेदार को वार्षिक बोनस देना है 2,000। तो बोनस कहाँ दिया जाता है? साझेदार को बोनस देना है तो कहाँ आएगा? लाभानी वितरण में आएगा बोनस भी। साझेदार का कुछ भी हो यहीं पर आता है। इसके लिए गंगा जमुना दोनों को कितना देना है? 2,000 2,000। टोटल कितना होता है? 4,000। इसकी दूसरी असर कहाँ आएगी? समायोजन है तो 2 असर होंगी। एक असर मैंने दे दी है, दूसरी असर तुमको बतानी पड़ेगी। सीधी बात है। यहाँ से यहाँ तो यहाँ लिखेंगे हम बोनस। ये हमारा पूंजी या चालू खाता जो होता है उसके जमा में होती है 2,000 2,000 दोनों का। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? तीसरा समायोजन डूबत ऋण अनामत है, वो 3,000 रखना है। तो डूबत ऋण अनामत हम देनदार में से माइनस करते हैं। तो मैं माइनस करूंगा। डूबत अनामत कितना है? 3,000 है। प्रतिशत में नहीं दिया, डायरेक्टली दिया, तो हम डायरेक्टली माइनस कर देंगे। कितना बचेगा? 64,000। अब आगे इसी में और बोला हुआ है कि 5% बट्टा अनामत का प्रावधान भी करना है। तो माइनस बट्टा अनामत कितना है? 5% बोला है तो 3,200। बाहर के कॉलम में 60,800 आता है। 7,800। ओके। तो 60,800 हमने बाहर के कॉलम में लिख दिया। ये प्लस माइनस करने के बाद में इसकी दूसरी असर लाभानी खाते के उधार में डूबत ऋण तो ये रही हमारी नहीं है, अनामत है। तो 3,000 है तो हम 3,000 यहाँ प्लस करेंगे। फिर बट्टा अनामत की बात आती है तो बट्टा अनामत हम अलग से लिख देंगे क्योंकि अकेला ही है, तो उसके लिए पूरा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। डूबत अनामत समायोजन का कितना आया? 3,200। तो 3,200 हम यहाँ लिखेंगे। लेकिन डूबत अनामत कब टोटल करते हैं तो कितना आ रहा? देखो तो माइनस का 1,600 हमारा आ रहा है। देखो 1,400 प्लस 3,000 माइनस 6,000। तो माइनस का अगर ये आता है कभी तो इसको यहाँ नहीं लिखा जाता। कहाँ लिखेंगे हम? सामने की साइड ले जाते हैं। तो लिखेंगे डूबत अनामत सामने से लाए। अगर माइनस में आ जाए तो डूबत अनामत कहाँ से लाए? सामने से लाए। ऐसा लिख देंगे हम वहाँ से। कितना आया? 1,600 आया तो हम 1,600 यहाँ पर लिख देंगे। यानी कि पहले जो नुकसान था वो ज़्यादा था, उसकी वजह अब नुकसान थोड़ा कम हुआ, यानी प्रॉफिट में चला जाएगा, वो जमा साइड में आवक में चला जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट समायोजन हमारा क्या दिया हुआ है? मकान और यंत्र पर 10% की दर से घिसाई गिनना है। तो मकान और यंत्र दोनों पर हम 10% से घिसाई गिनेंगे। तो मकान हमारा ये रहा, उस पर घिसाई गिनेंगे। कितना आएगा? 10%। 2,400 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 22,600, 21,600। यंत्र पर हम घिसाई गिनेंगे 10% की, तो कितना आएगी? 10% 3,000। तो 27,000 हम बाहर के कॉलम में लिखेंगे। अब इन दोनों घिसाइयों की दूसरी असर हमको देनी होती है, क्योंकि समायोजन है तो 2 असर देनी कंपलसरी। तो इसकी दूसरी असर कहाँ आएगी? लाभ हानि खाते के उधार में हम इनकी दूसरी असर देंगे। यंत्र पर घिसाई और मकान पर घिसाई। यंत्र पर घिसाई
और मकान पर घिसाई, तो यंत्र पर हमारी घिसाई है 3000 रुपये और मकान पर हमारी घिसाई है 2400 रुपये। तो दोनों को हमने यहाँ पर दे दिया है। यंत्र पर घिसाई थी 3000, मकान पर घिसाई थी 2400। तो इन दोनों की 2 असर यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दी है। अब आगे नेक्स्ट समायोजन क्या है हम वो पढ़ेंगे। तो वो लिखा हुआ है कि 4000 की उधार खरीदी बही में नहीं लिखी है, परंतु अंतिम स्टॉक में उसका समावेश हो गया है। तो हमको तो नहीं लिखी खरीदी से मतलब है पहले, तो नहीं लिखी खरीदी मतलब क्या होगा, खरीदी में प्लस करना रहेगा। तो लिखेंगे नहीं लिखी खरीदी, रेड पेन का याद नहीं दिलाया आज। नहीं लिखी खरीदी हमारी कितनी है 4000। तो 4000 यहाँ प्लस करेंगे। दूसरी असर इसकी कहाँ होगी, लेनदार में। तो वहाँ लिखेंगे नहीं लिखी खरीदी। खरीदी संबंधित अगर है कुछ भी तो वो लेनदार पे असर करेगा ही। बाहर के कॉलम हम लिखेंगे 40,000, 36 + 4। आगे नेक्स्ट चलते हैं तो हम। अंतिम स्टॉक का नहीं करना। उसका कुछ नहीं होगा। कमीशन 2000 मिलना बाकी है। तो मिलना बाकी कमीशन की 2 असर होती है। एक हमारे यहाँ पर होगी पक्की तलपट में, संपत्ति साइड में मिलना बाकी कोई भी हो वो इनकम यही होती है। मिलना बाकी कमीशन कितना 2000। उसके बाद में इसकी दूसरी असर होती है कमीशन में प्लस, बट कमीशन हमको दिया ही नहीं है तो हम अलग से लिखेंगे मिलना बाकी कमीशन लाभानी खाते के जमा में। ऐसे तो कमीशन दिया होता तो उसमें प्लस करते, पर दिया ही नहीं है तो हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं यहाँ पर मिलना बाकी कमीशन, यहाँ पर जमा में और यहाँ पर संपत्ति यानी कि उधार साइड में। ठीक है, आगे 200 ऑफिस खर्च चुकाना होगा। 200 रुपये ऑफिस खर्च चुकाना बाकी है। तो ऑफिस खर्च के अंदर हम इसको प्लस करेंगे। लाभानी खाते के अंदर क्या लिखेंगे, प्लस चुकाना बाकी कितना 200 रुपये। तो पहले दिया हुआ था 9000 और 200 प्लस करना है तो 9200। ठीक है, दूसरी असर इसकी कहाँ होगी, चुकाना बाकी कोई भी होता है तो वो कहाँ लिखते हैं हम, चुकाना बाकी कोई भी हो कहाँ लिखा जाता है, पूंजी दायित्व में। तो चुकाना बाकी ऑफिस खर्च कितना है 200। ठीक है, आगे नेक्स्ट समायोजन हमारा दिया हुआ है विनियोगों की कीमत 12000 निश्चित हुई है। अंतर की रकम है वो समायोजन सामान्य अनामत खाते डालना है। तो पहले विनियोगों की कीमत कितनी थी वो हम देखेंगे संपत्ति में, क्योंकि विनियोग कहाँ लिखे थे हमने, 14,000। अभी उसकी कीमत कितनी हो गई 12000 हो गई है। तो कमी कितनी हुई 2000। वो हमको कहाँ ले जाना है, सामान्य अनामत में लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है, तो यहाँ पर हमने लिखा सामान्य अनामत 2000 माइनस किया, क्योंकि जो कमी थी वो कहाँ जाएगी सामान्य अनामत में। तो सामान्य अनामत सामने की साइड में होगा, देखो यहाँ। तो वहाँ भी हम क्या करेंगे, विनियोग लिखकर कमी कर देंगे। विनियोग कितना 2000 माइनस करेंगे कितना आएगा 7600। पहले था 9600, उसमें से 2000 विनियोग की जो कमी हुई वो यहाँ से हम करेंगे तो 7600। ऐसा क्यों किया, क्योंकि किताब पर लिखा हुआ था कि अंतर का समायोजन हमको कहाँ करना है, सामान्य अनामत खाते करना है, तो हमने वो लिख दिया है। दोनों असर पूरी हो चुकी उसकी। नेक्स्ट है 8वां नंबर, एक कर्मचारी को 600 रुपये की लोन दी थी, परंतु उसको वेतन खाते लिख दिया था भूल से। तो हम वेतन में से उसको हटाएंगे, माइनस करेंगे, तो लिखेंगे दी लोन, कर्मचारी को दी लोन है वो हमारी क्या है, वेतन नहीं दिया था, लोन दी थी, कर्मचारी को दी लोन कितनी 600। तो माइनस करेंगे तो 17400 बाहर के आएगा हमारा। और ये जो दी लोन है वो हमारे लिए कहाँ होगी, संपत्ति में। ली लोन हो साइड आती है तो दी लोन कहाँ आएगी, सामने साइड। तो लिखेंगे कर्मचारी को दी लोन कितनी 600 रुपये, तो हम 600 रुपये से यहाँ करेंगे। ठीक है, अब लास्ट में एक और समायोजन हमारे पास 9वां दिया हुआ है कि वितरण पात्र लाभ का वितरण 3:7। एक्चुअली वो समायोजन नहीं, हमको एक सूचना दी है कि हमारा जो वितरण पत्र लाभ या हानि आए
उसको हमको किस अनुपात में बांटना है, 3:7 में। तो हम यहाँ लिख के रखते हैं 3:7 में हम जो भी आएगा उस अनुपात को बांटेंगे। ठीक है, अब सारे समायोजन हमारे पूरे हो चुके हैं, सब काम कंप्लीट हो गया। हमको क्या करना है, 1 by 1 करके टोटल करना है। क्या करना है, टोटल करना है। तो टोटल करेंगे इस साइड का, प्लस माइनस करके जो भी है वो बाहर निकाल देते पहले। 1,82,400 इस साइड का हम प्लस माइनस करेंगे खरीदी का, तो 104 माइनस 1200 प्लस 4000, 1,04,000 प्लस माइनस 1200 प्लस 4000, तो 1,06,800 आया होगा। अब इस साइड का टोटल करेंगे हम 3,12,000 दोनों का 2,11,000 कोई बात नहीं, 2,11,000 उसमें से इन सबको माइनस करेंगे तो 85,200 आ रहा है लगभग। हाँ सही है सही है। वो हमारा है सकल लाभ। वो हमारा क्या होता है यहाँ पे जो सकल लाभ, उसको हम कहाँ लेके जाते हैं, लाभ हानि खाते में। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा ये यहाँ लिखेंगे सकल लाभ 85,200 क्या लिखेंगे हम, व्यापार खाते से लाए। अब इस साइड का हम टोटल करना शुरू करेंगे, 88,800 उसमें से इस साइड की सारी चीजें माइनस करेंगे, जो आएगा उस परिणाम को हम बोलेंगे शुद्ध लाभ, यानी कि 49,100। तो 49,100 उसको बोलेंगे हम लाभ हानि वितरण खाते ले गए। कहाँ लेके गए, लाभ हानि वितरण खाते ले गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आएगा शुद्ध लाभ। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लाभ हानि खाते से लाए। क्या लिखेंगे, 49,100 उसमें से इन दोनों को माइनस कर देंगे, 41,800 डिफरेंस आएगा 41,800। उसको हम 3:7 में बांट देंगे, 3:7 12,540 गंगा और जमुना। 12,540 और दूसरा कितना आएगा, 29,260। 41,800 को हमने 3:7 में बांटा तो हमारे पास में आया ये परिणाम। उसको हम लिखेंगे चालू खाते में। क्या लिखेंगे, वितरण पात्र लाभ 12,540 और 29,260। अब हम टोटल करेंगे, डाइट कर 2,400, 1,800, 2,000 और 29,260। इन सबको प्लस करेंगे तो 35,460 आएगा। उसमें से 12,000 माइनस करेंगे तो 23,460 आएगा। इस साइड का टोटल करेंगे, हमारे पास आएगा 19,040, 19,040। तो बचेगा 7,040। उसको बोलेंगे शेष आगे ले गए। ये चालू खाता हम लिखेंगे यहाँ पर, चालू खाता गंगा और जमुना 7,040 और 23,460, 30,500। 30,500 यहाँ पे चालू खाता दोनों साथ में लिख दिया इसमें। हाँ, उसका क्योंकि इधर डिफरेंट अलग अलग साइड आता तो हम अलग अलग लिखते हैं।
एक साइड आया जमा साइड, तुमने इस साइड जमा में लिखा। अच्छा दोनों अगर साथ में आता तो इस साथ में लिख हाँ। दीजिए। अलग अलग जिस ओके, साइड आए ओके, उसको ओके। उसी साइड। हाँ, अब हम इन दोनों साइड का टोटल करके देखेंगे। अगर इक्वल आ जाता है तो हमारा सम पूरा हो जाएगा यहीं पर, और नहीं आता है तो कहीं मिस्टेक है। 21,600 1,63,63,600 इसका आएगा। इस साइड का 1,63,600 600 तो वो आ गया है। दूसरी साइड का भी चेक कर रहे हैं तो उस साइड का भी आ गया है 1,63,600। हाँ वही है इसमें। 21,600 हाँ 21,600। 1,63,000। ठीक है, तो ये अपना समय है वो अब पूरा हो गया है सवाल।